चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रिजवान असद हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में निरंजन पोद्दार जी, अब जैसा कि अमलेंदु जी ने बोला, उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और एक सवाल मेरा यह है कि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, बीजेपी की ओर से अपना मुख्य चेहरा सामने नहीं रखा गया। इसके पीछे का कारण, और चुनाव में जैसा कि एग्जिट पोल के जरिए हम ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ आ रही है मध्य प्रदेश में, तो क्या चेहरे को आगे ना रखना ये काम कर गया या फिर मामला तो कुछ और है? देखिए चित्रा जी, आपका जो सवाल है इसका मैं जवाब ये दूंगा कि जिस तरीके से चुनावी राजनीति की बात करूं, यहाँ पे केवल कोई कहे कि यही जो चीज है ये जीत और हार में फैक्टर रखती है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप ये मान के चलिए नीति, रीति, रणनीति और धरातल पे जाकर के उसके बाद जो लड़ाई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि अपने पक्ष में वोट डलवाना भी जीतने के लिए जरूरी होती है, और कई बार क्या होता है सामने वाले के वोट कटवाना भी जीतने के लिए अनिवार्य होता है। तो बहुत सारी चीजों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप सही नतीजे, मतलब काफी नजदीक पहुंच पाएंगे। आपने जो सवाल किया, अब इसका जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ चित्रा जी। आप ये मान के चलिए कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि आज जनता का जो भरोसा है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कायम नजर आ रहा है। अगर मैं इन एग्जिट को अगर सही परिणाम मान के चलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, कांग्रेस का इस नेतृत्व तो राजस्थान में भी लड़ते हुए दिखा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत मजबूती से लड़ते हुए दिखा, मध्य प्रदेश के अंदर भी लड़ते हुए दिखा, तेलंगाना में भी लड़ते हुए दिखा। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, यहाँ पे भिन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में जाकर के लड़ते हुए दिख रहा था, जबकि वहां का प्रदेश नेतृत्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिथिल नजर आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बातों का भरोसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि और कांग्रेस नेतृत्व जो बोलता है उस बात का उनके ऊपर भरोसा नहीं होता जनता। और दूसरी इसके अंदर एक देखिए आप ये समझिए कि अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत की जनता और भारत की राजनीति बदल रही है। वो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर फ्री बीज की एक होड़ सी लगी हुई है कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। आप ये मान के चलिए 1100 रुपए का सिलेंडर 400 में आ गया है, यानी कि बोली लगते लगते 400 रुपए में आ गई। कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 500 में देंगे, कांग्रेस कहने लगी हम 400 में देंगे। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके बावजूद अगर ये एग्जिट पोल परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर एक ऐसा समाज भी है जो अपने वर्तमान को ना देख करके अपने भविष्य को देख रहा है। उसको ये चीज समझ में आ रही है कि मुझे आज सिलेंडर चाहे 1100 का खरीदने के लिए मंजूर है, लेकिन मैंने जो सत्ता जिनके हाथ में देनी है वो मेरा भविष्य का भारत जिस तरीके से बीजेपी लोगों को बता रही है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, भारत विश्व की महाशक्ति। तो इसका तात्पर्य ये है कि जनता भविष्य के लिए भी वोट कर रही है, मेरा ये मानना है चित्रा जी। ठीक, रंजन पोद्दार जी में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया, और इस बार नहीं, हम हर चुनाव में देखते हैं जहां जहां चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां जरूर जाते हैं, रैलियां करते हैं, जनसभा करते हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से वो रखते हैं। लेकिन अब ऐसे में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का जाना क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर इससे देखा जाए? अब दूसरी तरफ हम शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बार साइड लाइन उन्हें जरूर किया गया। क्या कारण है और क्या प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मध्य प्रदेश में ये फैक्टर जो रहा उनका यही काम किया या फिर वजह कुछ और भी है? निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाहते हैं। निरंजन जी बोलिए। पूछना चाह रहा था चित्रा जी कि हम यहाँ पे एग्जिट पोल पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं या हम अभी भी अपने अपने अनुमानों पे बात करने की बात भी बैठे हैं कि कौन की सरकार आएगी नहीं आएगी? मैं केवल यही चीज जानना चाह रहा था। रिजवान जी मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप ये समझिए एग्जिट पोल क्या होता है और ओपिनियन पोल क्या होता है। इस बारे में थोड़ा सा चित्रा जी आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि पहले होते थे ओपिनियन पोल,
नहीं, मेरी राय बताई है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपके दर्शकों के भी मेरे हिसाब से मार्गदर्शन होना चाहिए। चित्रा जी, पहले होते थे ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है उससे जब ओपिनियन लिया जाता था, उसका जो सैंपल लिया जाता था उसको हम बोलते थे ओपिनियन पोल। और उसके बाद में उसका एक गणित के हिसाब से, एक फॉर्मूले के हिसाब से उसका अनुमान लगाया जाता था। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ ना चित्रा जी, बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन होने लग गई और उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया कि चुनावों को प्रभावित करने का ये एक जरिया बन चुका है ओपिनियन पोल। इसलिए चुनाव आयोग ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी। और एग्जिट पोल वो होता है कि जब कोई व्यक्ति वोट देकर के जब वहां से निकलता है तो तमाम टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां वहां से उन जो वोट देकर के जो निकला है उससे जब वो पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, तो ये तो कोई खुले में हर आदमी कहता नहीं कि हमने इसको वोट दिया, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसकी जो भाषा है कि वो किस तरीके की बात कर रहा है, कोई कहे कि भाई मतलब उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने किसको वोट दिया होगा। और उसके बाद में उसका सैंपल लेकर के एक सीट बना करके और उसके हिसाब से और उसका एक सैंपल सर्वे होता है और उसके बाद में गणित लगा करके और उसका मैकेनिज्म निकाला जाता है कि इतनी सीटों का, तो ये जिसकी जितना बड़ा सैंपल, जिसका जितना बिल्कुल। अब ये देखिए एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पर अब बहुत निरंजन जी, वैसे तमाम नेताओं को भी अभी हम सुन रहे थे जिनके रिएक्शन आ रहे थे, वो भी विश्वास नहीं करते कि एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते। हालांकि जब उनके पक्ष में एग्जिट पोल की बात आती है तो फिर उनका विश्वास बढ़ जाता है। फिलहाल ये सारी पिक्चर जो है वो तो 3 तारीख को ही क्लियर होगी। लेकिन यहाँ हमने मध्य प्रदेश की बात की है, लेकिन इसके अलावा अगर हम राजस्थान की भी बात करते हैं, निरंजन पोद्दार जी, राजस्थान में क्या होने जा रहा है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान चुनाव में जातीय समीकरण की वजह से राजस्थान चुनाव जो है वो उलझ चुका है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से देखिए चेहरा हमने एक क्लियर समझा, अशोक गहलोत, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रमुख चेहरा कौन रहा ये नहीं पता। अब ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को आगे कर देती तो समीकरण क्या बन जाते, वसुंधरा राजे को आगे ना करने का कारण क्या था, और अगर आगे उनको किया जाता तो फिर क्या फैक्टर काम आता राजस्थान में और क्या नतीजे भी होते। देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से आपकी जो बात है, मैं इसके अंदर ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत विरोधाभासी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चेहरे और वसुंधरा राजे जी की हम बात कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए कि 2018 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी में थी और उसके बाद में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, और पिछली बार आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर इतना बड़ा नारा बुलंद हुआ कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, यानी कि 2018 के अंदर जो सरकार गई वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वसुंधरा जी से एंटी इनकम्बेंसी, वसुंधरा जी से नाराज जनता थी। तो अब मुझे एक बात बताइए, जनता, राजस्थान की जनता तो वही है ना, तो पिछले 5 साल में अपोजिशन के अंदर रहते हुए वसुंधरा जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो जनता दोबारा से, उस जनता के लिए वसुंधरा जी दोबारा से प्रिय हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान के अंदर जो, देखिए मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता हूं प्रियंका जी, सॉरी चित्रा जी, आप इस चीज को समझिए, राजस्थान एक्चुअल में संघ की पहली प्रयोगशाला है और वहां पे जिस तरीके से स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को और अपने कार्यकर्ता को जिस तरीके से वहां गांव-गांव तक पहुंचाया और वहां सींचा, उसी का परिणाम ये है कि जो 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 5 वर्ष बाद में, तो एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ बनती है। इस बार ये फ्री बीज और जिस तरीके से अशोक जी ने लास्ट में चुनावी वर्ष के अंदर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, जिसके अंदर चिरंजीवी और हर महिला के हाथ में एक 12,000 रुपए का मोबाइल थमा दिया, तो कहने का तात्पर्य ये है, तो उसके बावजूद अगर आज भारतीय जनता पार्टी, यानी कि लोक लुभावन योजनाओं के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को एज देके चल रहे हैं, तो इसका मतलब वही पे पहुंचेंगे हम कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, बड़े मैंडेट के साथ जीतती थी, लेकिन जब 5 साल बाद में कांग्रेस रिपीट करती थी, तो आप ये समझ लीजिए जस्ट मार्जिन, यानी कि एकदम या तो 2-3 सीट कम या 1-2 सीट ज्यादा। इसका तात्पर्य ये है कि वहां का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है वो बीजेपी के साथ है। और इस बार जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई, इसी से ये चीज, ये भी और मैं बता दूं आपको, अगर ये वोट 2-3% नीचे होते तो मेरे हिसाब से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के और बहुत ज्यादा विपरीत जाते। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना सा है
कि केंद्रीय नेतृत्व अगर मान लीजिए वहां बिना अपने किसी प्रादेशिक चेहरे के अगर वहां चुनाव निकालने में कामयाब होता है तो इसका मतलब वहां का जो वोटर है, वहां की जो राजनीति है वो पार्टी के साथ है, वो किसी व्यक्ति या किसी चेहरे के साथ नहीं है। जैसे कि कांग्रेस के अंदर अगर अशोक गहलोत जी लेस देन अशोक गहलोत जी, आप राजस्थान सोच के चलिए कि राजस्थान कैसे लड़ती है कांग्रेस, अगर कमलनाथ जी को छोड़ करके तो मध्य प्रदेश कैसे लड़ेगी, भूपेश बघेल जी के बिना अगर छत्तीसगढ़ लड़ने जाएंगे तो कैसा वो लड़ पाएगी। तो उसी तरीके से आप ये देखिए कि इसका मतलब एज ए पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और अगर साथ में मैं बार बार ये चीज जोड़ रहा हूं कि अगर ये एग्जिट पोल को मैं परिणाम में मानूं तब, बाकी का तो 3 दिसंबर को निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे सभी के सामने। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस बार राजस्थान के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, मैं तो राजस्थान का प्रदेश का निवासी हूं और आप ये मान के चलिए कि मैं आज भी वहां की धरती से कनेक्ट हूं। चित्रा जी, इस बार राजस्थान के अंदर लगभग 90 से 100 सीटें ऐसी थी जहां पे ट्रायंगल फाइट थी। और ट्रायंगल फाइट के अंदर जिसके अंदर तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी चंद्रशेखर गठबंधन और कई जगह निर्दलीय, जिस तरीके से अब रविंद्र भाटी आपने सुना होगा, एक 26 साल का युवा, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पे उसके भी इतने मुश्किल कर रखी थी और कांग्रेस को भी मुश्किल कर रखी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे युवा चेहरे निकल करके आए हैं जो निर्दलीय, जिनको जो बागी जिनको कह सकते हो आप, चाहे उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो इस बार ये जो तीसरा ट्रायंगल फाइट है, ये किसको कितना डैमेज करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखने वाली है। लेकिन अगर एग्जिट पोल को हम मान के चले, परिणाम मान के चले, तो मेरा ये मानना है कि एज ए भारतीय जनता पार्टी, एज ए पार्टी संगठन, पार्टी कैडर, पार्टी वोटर, तो मेरे हिसाब से जनता आज भी उनके ऊपर भरोसा। यहाँ पे एक बात चल रही थी कि फ्री बीज तो आजकल सारे ही दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज देने में पीछे है, जबकि पहले जो घोषणाएं होती हैं उनके मुकाबले उनको घोषणा करनी पड़ती है। और इस राजस्थान के अंदर तो एनपीएस का मुद्दा इतना जबरदस्त, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनपीएस का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस लागू करने की घोषणा नहीं करी, कांग्रेस ने स्पष्ट घोषणा कर रखी है, उसके बावजूद अगर राजस्थान को बीजेपी निकाल करके ले जाती है, तो मैं दोबारा से वही बात कहूंगा कि राजस्थान के वोटर ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिया है, ना कि वर्तमान के लिए वोट दिया है। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, जरा एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे देखिए उठाए गए, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया और बीजेपी ने भी उठाया। लेकिन जब कांग्रेस की जनता से बातचीत करने की कोशिश की कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया है, तो जैसा कि धान खरीदी का जिक्र बहुत ज्यादा था, किसानों की कर्ज माफी का बहुत ज्यादा जिक्र छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन इसमें सिर्फ 10% ही वोट डाले गए लोगों की तरफ से, ऐसा क्यों? देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने अपने शुरुआती उद्बोधन में ये बात बोली थी कि राजनीति के अंदर केवल हर बार 2-2-4 नहीं होते, कई बार 2-2-3 भी होते हैं और कई बार 2-2-5 भी होते हैं। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपका संगठन, आपका नेतृत्व, आपका प्रदेश नेतृत्व किस तरीके से जनता के बीच में जा रहा है, चाहे वो सत्ता में है चाहे वो अपोजिशन में है। और जिस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से अब एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल पहले अपनी राजनीति बदली थी और पूरे देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को आप ये मान के चलिए बदलने का काम किया था, आज कहीं ना कहीं वो ओल्ड वर्जन की तरफ जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा और अपने जो क्षेत्रीय आपका संगठन है, आपके राज्यों के संगठन है, उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपकी इतनी विशाल पार्टी, आप कहते हैं हमारी 23 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उसके बावजूद आपके यहाँ अगर ऐसी स्थिति है कि चुनाव में आपको आज की तारीख में 15-15 वर्ष जनता ने आपको शासन करने का मौका दिया और आपका 15 वर्ष का मुख्यमंत्री अगर 5 साल अपोजिशन के
अंदर कहीं दिखे नहीं, ना टीवी पे दिखे, ना सड़कों पे दिखे, कोई पसीना बहाता नहीं दिखे, तो जनता से कनेक्ट कैसे करेगा? और जो जनता से कनेक्ट नहीं करेगा, केवल चुनावों के दौरान जाकर कहेगा कि वोट हमें दे दीजिए, तो मेरे हिसाब से अब जनता वो काम नहीं करने वाली। जनता अब भारत की जो जनता की जो मानसिकता है वो भी बदलती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो गई है, जिस तरीके से हर गांव और देहात तक आप ये समझ लीजिए हर आदमी के हाथ में गैजेट है। लेकिन चित्रा जी, यहाँ पे मैं उसी बात पे रहना चाहूंगा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के परिणामों पे डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के ऊपर मैं सबके आपके दर्शकों के लिए कह के जाना चाह रहा हूं कि अगर ये जो एग्जिट पोल है, 5 राज्यों के एग्जिट पोल को अगर हम इस अनुमान को निर्णय मान के चलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारत की पब्लिक ने, भारत की जनता ने गांधी परिवार का नेतृत्व अस्वीकार कर दिया, और खड़गे जी के नेतृत्व को उन्होंने जरूर उसके ऊपर मोहर लगाई है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद में खड़गे जी ने कर्नाटक जीत करके दे दिया, और अगर अब तेलंगाना भी अगर कांग्रेस जीतती है, तो आप ये मान के चलिए वो उसका श्रेय भी मैं कहीं ना कहीं खड़गे जी को दूंगा। और जहां पे हिंदी बेल्ट, जहां खड़गे जी का प्रभाव नहीं है, गांधी परिवार का प्रभाव है, वहां पे अगर कांग्रेस उत्तरोत्तर इस परिस्थिति के अंदर भी अगर जीती हुई बाजी भी अगर कांग्रेस हार के निकल जाती है, तो मतलब गांधी परिवार आज की तारीख में जनता के दिलों से उतर चुका है। ये मैं आपको आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ठीक है, चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।